आज की कहानी आखिरी पेशी भाग 3 और अंतिम। इसी तरह करते करते 8 दिन निकल गए। अनिश्चय के झूले में झूलती मैं निश्चय नहीं कर पाई कि मुझे क्या करना चाहिए कि तभी एक और घटना घट गई। दिवाली पास आ रही थी। शायद 9-10 दिन थे दिवाली में। मेरा जी चाह रहा था कि सुबीर पहले जैसे हो जाए और हम फिर से नई उमंग के साथ अपनी शादी की पहली सालगिरह से पहले उमंग भरी पहली दिवाली मनाएं। मैं मन ही मन उस दिन निश्चय कर रही थी कि यदि सुबीर वक्त पर घर आ जाए तो मैं अब तक के अपने व्यवहार की माफी मांग लूंगी। यही सब सोचते हुए खिड़की के पास बैठकर सुबीर का इंतजार करने लगी। तभी आशा के विपरीत सुबीर मुझे वक्त पर आते दिखाई दिए। किंतु यह क्या, सुबीर अकेले नहीं थे, साथ में सविता भी थी, वही सुंदर दबंग युवती जिसने मेरी सारी दुनिया उजाड़ कर रख दी थी। मैं उसे देखकर अंदर ही अंदर सुलगने लगी। मुझे निश्चय हो गया कि सुबीर रोज इसी के साथ रंगरलियां मनाते हैं। इस वक्त भी दोनों हंस हंसकर बातें कर रहे थे। तभी उन दोनों ने मुझे देख लिया। मैं बिना कुछ कहे उन्हें अजीब खा जाने वाली नजरों से देखकर उठ गई और बिस्तर पर आकर बिलख बिलख कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद सुबीर कमरे में आए, पर अकेले ही। वह लड़की उनके साथ नहीं थी। सुबीर ने कहा, सविता तुमसे कुछ कहने आई है। बस इसके बाद और कुछ नहीं कहा। उन्होंने 8 दिन बाद हमारी बातचीत हुई थी, वह भी इतनी छोटी, और वह भी सविता के बारे में। मन में तो आए कि खूब खरी खोटी सुनाऊं, पर ना जाने क्या सोचकर चुप रह गई। सुबीर ने यह नहीं बताया कि वह क्या करने आई है। मुझे लगा यही कहने आई होगी कि मैं उन दोनों के रास्ते से हट जाऊं, तलाक ले लूं, ताकि वे आपस में शादी कर सकें। यही सब सोच सोचकर मैं अंदर ही अंदर कूदती जलती रही। क्षमा याचना के सारे फंदे यत्न से समेटने पर भी जिद की सलाई से निकल ही गए। मैंने आंख उठाकर देखा तो सुबीर बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे थे, ताजे से, मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर यह कहकर कि बाकी बातें रात में बताऊंगा, सुबीर कमरे से बाहर चले गए। वह शाम मैंने बहुत कठिनाई से बिताई थी। लगा था उस अप्रिय बात को रात को कैसे सुन पाऊंगी। रात के खाने के वक्त भी मुझे लगा कि सुबीर कुछ कहना चाहते हैं, पर मन इस कदर भन्नाया हुआ था कि मैंने उन्हें बात करने का मौका ही नहीं दिया। वे रोज पहले सो जाते थे। उस दिन मैं उनके कमरे में जाने से पहले ही आकर सोने का बहाना बनाकर लेट गई। मुझे लगा था इस कड़वी विषैली अप्रिय बात को जितनी देर ना सुनूं उतना ही अच्छा है, मगर मुझे सचमुच सोई हुई समझकर सुबीर भी लेट गए। थोड़ी देर बाद सुबीर के खर्राटे सुनाई देने लगे। उनके खर्राटों के साथ साथ मेरा गुस्सा भी बढ़ने लगा। अचानक मैंने निश्चय कर लिया कि मैं सुबीर के जीवन से निकल जाऊंगी। जब वह लड़की भी सुबीर को चाहती है तो बिना प्यार के इस घर में टिकना फिजूल है। दंपत संबंधों का जोड़ने वाली रेखा ही जब टूट गई तो रहने से क्या फायदा। सुबह होने को थी तब कहीं जाकर मैं सो पाई थी। उठी तो सुबीर फैक्ट्री जा चुके थे। मेरा मायका और ससुराल एक ही शहर में थे, पर सुबीर के प्यार से बंधी मैं शादी के बाद 3-4 घंटों से ज्यादा मायके में कभी नहीं बिता पाई थी। पर अब अचानक झटके से उस कच्ची डोर को तोड़ सुबीर के घर आने से पहले ही सास को यह कहकर कि मैं मायके जा रही हूँ, उनसे कह दीजिएगा कि अब वे जो चाहे कर सकते हैं, मैं अपने माँ बाप के घर चल दी। यह सोचकर कि मैं सदैव के लिए ससुराल छोड़कर आ गई हूँ। घर वालों ने मुझे लौट जाने को समझाया था, स्वयं चलकर छोड़ आने को भी कहा था, किंतु मैं दोबारा सुबीर के पास जाने को तैयार नहीं हुई। मैंने घर वालों को और भी नमक मिर्च लगाकर सुबीर पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए कि वे भी चुप बैठ गए। किंतु कुछ दिनों बाद ही मुझे लगने लगा कि सुबीर के साथ बिताए क्षण मुझे पागल बना देंगे।
तब मुझे लगता सुबीर मनाने आए तो मैं जा सकती हूँ, पर जब सुबीर को ही मेरी जरूरत नहीं तो लद कर अनचाहे ही वहां टिकना बेकार है। और मैं नहीं गई थी, ना ही सुबीर लेने आए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। एक ही लम्हे ने जीवन का रुख बदल दिया था। 8 दिन रुक रुक कर गुजर ही गए। अपनी शादी की पहली दिवाली मैंने सबसे छिप छिप कर रो कर कैसे गुजारी यह सिर्फ मैं ही जानती थी। माँ बाप ने उसके बाद एड़ी चोटी का जोर लगाकर यह मामला सुलझाना चाहा। अकेले में शायद पिताजी सुबीर से मिलने भी गए थे, किंतु यह उत्तर पाकर कि यदि मैं स्वयं आना चाहूं तो आ सकती हूँ, क्योंकि अपनी इच्छा से ही मैंने वह घर छोड़ा है। वे वापस आ गए। उसके बाद बासी से दिन गुजरते चले गए। काफी कोशिशों के बाद मुझे एक रूम फ्लैट भी मिल गया। मैंने उनका नंबर अपने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया। एक दिन मैं स्कूल से पढ़ाकर लौट रही थी कि मैंने सुबीर को उसी लड़की के साथ चलते और बातें करते देख लिया। यद्यपि सुबीर की दाढ़ी बड़ी हुई थी, शक्ल से वे काफी उदास और टूटे हुए से लग रहे थे। परेशान से वे सविता से ना जाने क्या धीमे धीमे बातें कर रहे थे। वे दोनों मुझे नहीं देख पाए थे, किंतु उनको एक साथ फिर बाजार में देखकर मेरा तन मन बुरी तरह से जल गया और उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया कि मैं सुबीर से तलाक ले लूंगी। काफी परेशानियों के बावजूद इस जिद को मैंने क्रियान्वित करने के लिए कदम भी उठा डाला। सोचा सुबीर इस झटके को सह नहीं सकेंगे और मुझे लेने आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ था। फिर कचहरी में तारीखें लगती रही। एक बार अतिरिक्त जिला जज ने हम दोनों को एक अलग कमरे में बुलाकर हमें समझाया कि हम तलाक लेने से पहले इसके परिणामों के बारे में अच्छी तरह सोच लें। यदि अब भी कोई गुंजाइश हो तो पिछली बातों को भूल कर फिर से एक साथ जीवन बिताने की कोशिश करें। किंतु मेरा कहना था कि सुबीर को जिस लड़की की जरूरत थी वह उसे मिल गई है। अब चूंकि उसे मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तलाक चाहती हूँ। किंतु आश्चर्य की बात यह कि सुबीर ने अपनी तरफ से कोई वकील नहीं कर रखा था। अदालत में वे चुपचाप नीची निगाहें करके खड़े रहते और मेरे वकील के कुछ भी कहने के बाद यही कहते, जैसी इनकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। कभी कभी मुझे उन पर तरस आने लगता था। उनके साथ बिताए प्यार के क्षण याद आते, साथ साथ घूमना और प्यार भरा जीवन जीना याद आता। जी में आता तलाक की अर्जी वापस ले लूं, पर फिर मन कहता वह सब सुबीर की नाटकबाजी है। यदि वे मुझे चाहते हैं तो उस लड़की से क्यों मिलते हैं और हर बार कचहरी से आकर टूटी टूटी सी उदास शामों में घिरी रहती थी। मगर अब दिवाली फिर आ रही थी और मैं ना चाहते हुए भी अब से 3 साल पहले की स्याह हो गई दिवाली पर दोहराने जा रही थी। शायद जीवन प्रयत्न के लिए, क्योंकि उस दिन मुकदमे की आखिरी पेशी थी। उस दिन जज साहब ने अपना फैसला सुनाना था। अचानक मैं यादों के बवंडर से निकल आई। 9 बज गए थे। मैं कोर्ट जाने के लिए शीशे के आगे खड़ी होकर कंघी कर ही रही थी कि अचानक बड़े जोर से घंटी बज उठी। सविता अंदर आते ही बोली, माफ करना भाभी, सुबीर भैया के बेहद मना करने के बावजूद मैं आज यहाँ आई हूँ, सिर्फ इसलिए कि गलतफहमी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। मैंने पहले भी कई बार आना चाहा था, पर सुबीर भैया ने ही मुझे नहीं आने दिया और ना आपका पता बताया। कुछ देर रुक कर और स्वयं ही सोफे पर बैठते हुए वह फिर बोली, सुबीर मुझे शादी से पहले बहुत प्यार करते थे। यह बात मुझे बाद में मालूम हुई। असल में मैंने उन्हें कभी इस नजर से देखा ही नहीं था। इनके घर में शुरू से ही थोड़ा बहुत आना जाना था। उम्र में भी वे मुझसे काफी बड़े थे, इसलिए मैं अपने सवाल अक्सर उनसे हल करवाया करती थी और हमेशा उन्हें बड़े भाई की तरह ही समझती थी। किंतु सुबीर के विचारों से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ थी।
इसलिए जब पिताजी का अचानक तबादला हुआ तो मैं उनसे मिले बिना ही चली गई। बाद में सुना कि सुबीर बहुत निराश हो गए थे। मैं तो इलाहाबाद जाकर अपनी पढ़ाई में लग गई और उनको लगभग भूल ही गई। इत्तेफाक से 4 साल के बाद मेरी नौकरी इसी शहर में लग गई। उस दिन झाल पर सुबीर को देखा तो मुझे लगा कि उन्हें कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। तभी आपने सुबीर को जोर से हिलाया तो मुझे अपनी गलती महसूस हुई और मैं अपने हॉस्टल में लौट गई। बाद में याद आया कि वे सुबीर ही थे। इसके बाद सुबीर से मेरी मुलाकात 8 दिन बाद हुई थी। अचानक सुबीर ने ही मुझे बुलाया। मैंने शादी के लिए उनको मुबारकबाद दी तो कुछ देर तो वे चुप रहे। फिर उन्होंने हंसते हंसते मुझे अपनी एक तरफा प्यार की गलतफहमी बताई। मैं उस दिन उनके साथ आपके घर आ रही थी, पर जब आप हमें घूर कर अंदर चली गई तो सुबीर बोले कि मैं मीनू को स्वयं बता दूंगा, कहीं वह गुस्से में तुम्हें उल्टा सीधा ना कह दे। इसलिए मैं उस दिन आपके घर भी नहीं आई। उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। अचानक 1.5 साल बाद एक दिन वे बाजार में मिले तो उन्होंने बताया कि आप उन्हें छोड़कर चली गई हैं। मैं उस दिन भी उनसे यही जिद करती रही कि वे इस गलतफहमी को स्वयं आपसे मिलकर खत्म कर दें, नहीं तो मुझे आपका पता दे दें, मैं जाकर खुद कह दूंगी। किंतु सुबीर बोले कि मैं अपनी तरफ से मीनू को सब बात खोलकर बता चुका हूं, पर उसे यकीन नहीं आया है। फिर वह मुझसे कुछ कह या पूछ कर भी नहीं गई, तो उसे अपने आप ही आना चाहिए। और इस तरह आप दोनों के स्वाभिमान की वजह से बात टलती रही, बढ़ती रही। अभी पिछले साल ही मुझे पता चला कि आपने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी है। मुझे यह सुनकर बड़ी तकलीफ हुई। भाभी, गलतफहमी इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है, इस बात का अंदाजा मुझे उसी दिन हुआ। आपको एक बात कह दूं कि सुबीर बेहद सीधे, भावुक, अंतर्मुखी और स्वाभिमानी है। काफी बार कहने पर भी उन्होंने मुझे आपका पता नहीं दिया। मैं तो जिनसे प्यार करती हूँ उनसे मेरा विवाह हो रहा है। कल शाम को जब मैं अपनी शादी का निमंत्रण पत्र उन्हें देने गई तो सुबीर की माताजी ने रोते रोते मुझे बताया कि कल सुबीर के मुकदमे की आखिरी पेशी है, पर मुझे नहीं लगता कि वह कभी दोबारा शादी भी करेगा। मीनू ने जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर अपना घर बर्बाद कर लिया है और सुबीर है कि झुकने को तैयार ही नहीं है। मुझे और अपने पिता को भी मीनू के पास नहीं जाने दिया और बात यहाँ तक आ पहुंची। माँ ने ही मुझे आपका पता दिया और सुबह उठते ही मैं आपके पास आ गई। अभी भी वक्त है भाभी, आखिरी पेशी में भी आप अपनी गलती स्वीकार करके अपनी अर्जी वापस ले लेंगी तो बात बन जाएगी। अब जल्दी कीजिए, देर ना कीजिए। कहिए तो मैं भी आपके साथ चलूं। कृपया अपनी और सुबीर की जिंदगी बिखरने से बचा लीजिए। सविता और कुछ कहती उससे पहले ही मैंने उमड़ते आंसुओं को रोककर उसे गले से लगा लिया था और बोली, नहीं, मैं अकेली ही सब संभाल लूंगी। और सविता से उसकी शादी का निमंत्रण पत्र लेकर और कांपते बदन से उसे प्यार करके जब उसे विदा किया तो मुझे लगा कि एक घोंसला टूटते टूटते रह गया। मैं हार्दिक क्षमा याचना का शब्द जाल बुनते अपने सुनहरे दिनों के ख्वाब संजोती अपनी उदास दिवाली को खुशगवार और रोशन करने का ताना बुनती हुई आखिरी पेशी का सुखद अंत करने के लिए कचहरी की ओर चल दी। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।